नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक मुसलमान राजाओं पर ही हमले किए जा रहे थे, उन्हें क्रूर अत्याचारी बताया जा रहा था, मगर अब सम्राट अशोक को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, अशोक की आड़ में बौद्ध धर्म को भी लांछित कलंकित करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की वजह से देश कमजोर हुआ। सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में अशोक एक बुरा शासक था? अगर नहीं था, तो किन उद्देश्यों से उसको इस तरह की छवि उसकी गढ़ी जा रही है? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर पुनियानी, सम्राट अशोक की छवि हम सबके अंदर एक उदार, शांति प्रिय और अहिंसा के समर्थक राजा की रही है, और शायद यही वजह है कि लाखों बच्चों के नाम अशोक हैं। माता पिताओं ने उस अशोक के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ प्रियदर्शी टाइटल लगाते हैं। तो ये अशोक की लोकप्रियता और महानता का एक वो है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है, अशोक को ये एक खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। उसे कामुक, व्याभिचारी, सत्ता का लोभी वगैरह वगैरह बताया जा रहा है। क्या सच्चाई है? वो जो हम अभी तक देखते सुनते आ रहे हैं, या ये जो नई चीजें बताई जा रही? देखिए, पहले हम थोड़ा सम्राट अशोक के जीवन को समझ लें। और उसमें जैसे हम जानते हैं कि उसने ईसा पूर्व यानी आजकल तो उसको बीसीई के रूप में कहते हैं ना, 262 से 232 साल तक, करीब 40 साल तक राज किया। और हर एक सम्राट की तरह वो भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इस विस्तार के दौर में जब उसने कलिंगा पे आक्रमण किया, तो कलिंगा पे आक्रमण के बाद उसको थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, क्योंकि इस लड़ाई में करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बेघर हुए, और बहुत सारे लोग बाकी बीमारी और दूसरी वजह से ये हुए। और वहां से उसे लगा कि शस्त्रों से जीत करने के बदले प्रेम से जीत करना ज्यादा अच्छा है। और ये कहना कि वो इसी के कारण तत्काल बुद्ध हो गया, वो सही नहीं है। वास्तव में उसकी एक पत्नी बुद्ध थी, और उसके कारण उसे बुद्ध धर्म का ज्ञान भी था। और उसके चलते धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लग गया, और इस परिवर्तन के चलते उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया। पर इसके बावजूद उसने अपनी सेना को कमजोर नहीं किया। उसके अंदर जो राजा लोग बगावत करने की इच्छा रखते थे, उनको कभी उसने पनपने नहीं दिया। विदेशी ताकतों को उसने कभी हावी नहीं होने दिया। और यहाँ एक देश विदेश का भी मामला है। हम यानी कौन, हम यानी क्या, एक कोई डिफाइंड बाउंड्री तो थी नहीं। सम्राट अशोक का तो साम्राज्य मेरे ख्याल से भारतीय राजाओं के साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे विस्तृत साम्राज्य था। और उसने बौद्ध बनने के बाद इस साम्राज्य को मेंटेन किया। अब उसमें से फर्क क्या लाया? फर्क ये लाया कि पहले उसने ये लोगों को बीच में सही बातों का प्रचार होना चाहिए, इस पर जोर दिया। प्रोफेसर पुनियानी, मैं एक क्षण के लिए आपको रोक रहा हूं। मैं आपने जो कहा उसको थोड़ा सा खोल देना चाहता हूं कि कलिंग विजय के पहले का अशोक दूसरा था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए निश्चित रूप से अपने भाइयों का कत्ल भी किया, सत्ता हासिल की, और अपने राज्य के विस्तार के लिए कोई भी राजा जो कुछ करता है वो भी किया उसने। लेकिन कलिंग विजय और जो आपने दूसरा कारण बताया, धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति उसमें आकर्षण पैदा हुआ, और वो बौद्ध धर्म में मतांतरित हो गया। और उसके बाद एक नया फेज अशोक के जीवन में शुरू हुआ। वो ज्यादा शांतिप्रिय, अहिंसक था। हालांकि उसने सेना भी अपनी रखी, और उसका इस्तेमाल भी बगावत को दबाने के लिए किया। जी जी। तो यहाँ एक मैं थोड़ा और जो बात को विस्तृत कर दूं, कि जैसे उसने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया, पिता को कैद करवाया, ये कोई एक बहुत यूनिक बात नहीं थी। पिछली बार भी हमने देखा कि कई हिंदू राजाओं ने या मुसलमान राजाओं ने, ये उनमें आम बात थी, सत्ता में आने का यही तरीका था। खैर, तो बौद्ध बनने के बाद और इस कलिंगा की लड़ाई के बाद उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था,
वो कई धरातलों पर था, कोई एक ही बात नहीं थी। एक सबसे पहली बात थी कि वो जनता की भलाई होना चाहिए। जनता की भलाई जिसको आज हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, उसके बारे में उसने सोचा। और जैसे जो यात्री रास्ते पे जाते थे, रास्ते में छाया वाले पेड़ लगाना, ऐसे पेड़ लगाना जिससे फल भी हों, रास्ते में जगह-जगह विश्राम की जगह, पानी पीने की जगह एक। दूसरा, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सुविधाएँ हों, इसका भी उसने सोच किया। पर साथ ही साथ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टर्न फादर, एक पिता जो अपने बच्चों के प्रति कड़काई बरतता है, वो रवैया भी उसने अपनाया और लोगों को ये भी कहा कि आप धर्म के रास्ते पर चलो, नहीं तो बाद में आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये एक बात जो उसने प्रजा के बारे में की। और ये बात वो थी जो मेरे ख्याल से किसी राजा ने इतने गहरे धरातल पर नहीं सोची थी। और राज्य सत्ता का उद्देश्य लोगों को, प्रजा को अपने अपनी संतान के रूप में मानकर उनकी भलाई करने की बात जो थी, वो मेरे ख्याल से अशोक में यूनिक थी, जो एच.जी. वेल्स नाम के इतिहासकार बाद में जाकर इसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। और दूसरा उनका जो था, वो ए.एल. बाशम नाम के इतिहासकार उसके पर रोशनी डालते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी जो इच्छा शक्ति थी, वो बहुत मजबूत थी। इसके चलते उसने प्रजा के बीच में एक तो वार्निंग दी, एक उनको इशारा दिया कि अगर आप धर्म के रास्ते पर, अब ये उसको धर्म कहता था तरीके को, रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपको सज़ा होगी। और दूसरी तरफ उसने अपने राज्य के अंदर कोई विद्रोह की संभावना अगर हो, तो उसे वो मिलिट्री के सैनिक रूप से दबा देता था। यानी बौद्ध बनने के बाद उसने सेना का कोई परिवर्तन नहीं किया। धर्म के रूप में उसने बुद्ध को स्वीकार किया, पर एक शासक के रूप में उसने अपनी सत्ता को उतना ही मजबूत रखा सैनिक तौर से। तो बाहरी हमले का भी मुकाबला करने की तैयारी थी, अंदर के विद्रोह का भी तैयारी करने की तैयारी थी। और साथ ही साथ उसने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात की कि कई धर्म मिनिस्टर, यानी वो लोग जो लोगों के बीच में जाकर मॉरल यानी नैतिकता की बात बताएं। लोग कई अनपढ़ थे और उनके बीच में ऐसे कई लोगों की भी उसने अपॉइंटमेंट की। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है ये कि उसने जगह-जगह शिलालेख लिखवाए। अब ये आज जब हम अशोक की बात करते हैं, तो सबसे मुख्य बात तो वो शिलालेख पे उसने जो लिखवाया, उसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आज भी हमारे लिए उपयुक्त हैं। वो पहली बात कहता है कि राज्य आपके ऊपर कोई धर्म नहीं लादेगा। आपको जो धर्म का पालन करना है, आप कीजिए। क्योंकि उस समय एक तरफ से वैदिक ब्राह्मणवाद था, जैन धर्म था, बुद्ध धर्म ऊपर आ रहा था, तो तीनों उसने राज्य की तरफ से किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की। दूसरा उसने कहा, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, पर दूसरे के धर्म के बारे में बुरा मत बोलिए। मुझे तो लगता है जैसे कोई आज के लिए हमको संदेश देने आ रहा हो, ऐसी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। और तीसरा इन शिलालेखों में उसने ये भी बात रही, क्योंकि उस समय उनके पहले जब वैदिक ब्राह्मणवाद ज़्यादा प्रचलित था, उस समय जानवरों की बहुत बलि दी जाती थी। उसने एक बात ये निश्चित की कि जो पहले पशुओं को बलि देने की प्रथा थी, वो बंद की जाए। तो उसका जो प्रशासन था, मैं कहूँगा एक तरफ से सैनिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ। शक्ति के रूप में बिल्कुल बराबर उसकी शक्ति बनी रही। और दूसरा, राज्य के अंदर सुचारू प्रशासन चला। तीसरा, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए जितना उससे हो सकता था, उसने उसमें जी, सोचा। उसने इस जी, बात का भी एक अंतिम बात कहना चाहूँगा कि उसने ये भी कहा कि राज संपत्ति का उपयोग खुद के ऐश के करने के बजाय लोगों की भलाई के लिए किया जाए। अब इससे हुआ क्या? इससे एक ही अंतिम बात मैं बता दूं कि इससे हुआ क्या? क्योंकि वो जो उन्होंने बलि देने की प्रथा पे रोक लगा दी, तो बहुत सारे ब्राह्मण बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनकी जीविका इसी प्रकार की दान दक्षिणा पर चलती थी। और उनमें थोड़ा असंतुष्टि इससे पैदा निश्चित रूप से हो गई होगी। जी। जी। अब यहाँ 2-3 बहुत ही विवादास्पद मुद्दे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी दया प्रकाश सिन्हा नाम के एक नाटककार हैं, नाट्य लेखक हैं जो कि संस्कार भारती से जुड़े हैं, संघ परिवार से जुड़े हैं।
उन्होंने जो नाटक लिखा है और जिसको साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया है, वो उसमें इस तरह की विवादास्पद चीजें हैं, जैसे कि अशोक को सम्राट बनाने वाला एक ब्राह्मण ही था, जो कि चाणक्य का पोता था या इसी तरह का कोई उसकी उनके वंश का था। तो उसकी वजह से तो एक जो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का श्रेय ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणवाद लेता है, वो अशोक को भी सम्राट बनाने का श्रेय इस तरह से लेना चाहता है कि ब्राह्मण ही ने ही उन्हें ये रुतबा दिलाया था। एक पहले तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राह्मणवादी इतिहास लेखक जो भी हैं, वो पूरी जो क्रेडिट वो ज्यादातर ब्राह्मणों को ही देते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हो, या संत कबीर और दूसरे संतों के बारे में हो, जिन्होंने खुद के ज्ञान से किया। अब उनके गुरु ब्राह्मण गुरुओं का भी उसमें योगदान रहा होगा, पर इनकी खुद की जो इच्छा शक्ति थी, जैसे मैंने बताया कि ए.एल. बाशम लिखते हैं कि अशोक की इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रांग था, जिसके कारण उसने सत्ता प्राप्त की, जिसके कारण उसने अपनी राज्य की नीतियों को लगाया। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें, एक तो उसने बौद्ध धर्म को प्रवृत्त किया, तो ब्राह्मणवाद तो ये बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि उनके सिवा समाज में कोई और नीतियों का निर्धारण करे। तो ये उसी चीज में है। इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये ब्राह्मण जिसको अभी तथाकथित ये सामने ला रहे हैं, उसके कारण अशोक ने सत्ता प्राप्त की या उस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया। और एक बात और ख्याल कीजिए, अगर वो ब्राह्मण इतना शक्तिशाली था, तो ब्राह्मण सम्राट अशोक को कभी भी बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं करने देता। अगर वो इतना चालाक और होशियार था, तो उसके होते हुए अशोक ने बुद्ध धर्म कैसे स्वीकार किया, ये एक अपने आप में पूछने का सवाल है। जी, एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि सम्राट अशोक ने ग्रीक लोगों को भारत बुलाया और भी विदेशी लोगों को अपने यहाँ बुलाया, और जिससे विदेशी घुसपैठ शुरू हुई, विदेशी लोग आकर भारत में काबिज होने लगे। देखिए, ये देश विदेश, पासपोर्ट, वीसा, ये आधुनिक बातें हैं। हम पहले देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी सिकंदर इस एरिया में आया हुआ था, और ग्रीक कल्चर की बातें और यहाँ से उनका एक्सचेंज, आदान प्रदान, ये स्वाभाविक था। तो उसने बुलाया या वो लोग आते जाते रहे, ये दोनों बातें समझने की हैं, क्योंकि आप पहले हम देख चुके हैं, सिकंदर भी यहाँ आया था, और उसके बाद से ग्रीक लोगों का यहाँ आना जाना चालू हो गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ, कि एक ग्रीक व्यक्ति, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो खुद सम्राट अशोक के प्रभाव में बुद्ध बन गया, और बाद में उसने बुद्ध के प्रचारक के रूप में बहुत बड़ा काम किया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेल जोल तो मेरे ख्याल से राजाओं में, लोगों में, जहां रास्ते खुल जाते हैं वहां हमेशा होता ही रहता है। तो क्या ये जो खुन्नस है, ये जो विरोध हो रहा है, ये इतिहास को उलटने की कोशिश हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से वो समय का जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मणवादी धर्म था, सनातन धर्म था, वो सिकुड़ता चला गया, और उसकी खुन्नस है जो अब सम्राट अशोक पर उतारी जा रही। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, अशोक ने बहुत काम किया उसके लिए। वो खुद एक प्रचारक के रूप में बीच बीच में जाता था थोड़ा बहुत। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को जगह जगह जाकर बुद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए कहा, और कई उन्होंने बुद्ध धर्म का ये किया। तो उसके कारण, और दूसरा, बुद्ध धर्म के जो मूल्य थे वो लोगों को बहुत पसंद आए। जो भी जाति व्यवस्था से पीड़ित थे, ब्राह्मणों के वर्चस्व से पीड़ित थे, उन्होंने भी इस धर्म को स्वीकार किया। तो ये जैसे उस काल में तो बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ, और केवल भारत में ही नहीं, ये बात श्रीलंका में बहुत हुई, थाईलैंड, जापान, चाइना तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो उसके कारण एक्चुअली बाद में डॉक्टर अंबेडकर यही लिखते हैं कि बुद्ध धर्म का आना भारत में क्रांति है। और इसके जवाब में इसको पलटने के लिए बाद में
जो पुष्यमित्र शुंग से चालू होता है, उसको डॉक्टर अंबेडकर प्रतिक्रांति कहते हैं, क्योंकि वो फिर से ऊंच नीच के ब्राह्मणवादी मूल्यों को समाज पर लादना चाहते थे। तो उसमें तो निश्चित रूप से, और ये भी बात यहाँ याद रखना चाहिए कि पूरे भारत के इतिहास को बौद्ध धर्म बनाम ब्राह्मणवादी मूल्यों के इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या ये दरअसल अशोक पर कम हमला है, बौद्ध धर्म पर ज्यादा हमला है? ये भी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने भारतवासियों को, अगर उस तरह का भारत कोई था, तो उसको कायर बनाया, डरपोक बनाया, क्योंकि ये अहिंसा, करुणा, शांति में विश्वास रखता था। और पूरी कौम जो है वो कायर बन गई, और इसीलिए विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने हिंदुस्तान पर राज करना शुरू कर दिया। देखिए, अब यहाँ पहली बात तो ये हम समझ लें कि अशोक की मृत्यु के बाद 50 साल तक साम्राज्य वैसा का वैसा था। और जब उसका अशोक का पोता बृहद्रथ वो शासन कर रहा था, तब पुष्यमित्र शुंग नाम का उसका जो सेनापति था, उसने उसकी हत्या करवा के सत्ता प्राप्त कर ली। और उसके बाद फिर बाकी लोगों के विद्रोह चालू हो गए। मैं तो उल्टा कहूंगा कि जब तक सम्राट अशोक और उसकी विरासत थी, तो देश मजबूत था। उन्होंने सैनिक रूप से देश को कमजोर नहीं किया। विदेशी हमले, अब विदेश देश तो खैर मुझे उसमें भी डाउट लगता है कि किसको देशी कहें, किसको विदेशी कहें। उस प्रकार की देश की सीमाएं उस समय नहीं थी। पर खैर, ये जो हिंदू राष्ट्रवादी जिस प्रकार से देश, तथाकथित देश की सीमा मानते हैं और ब्राह्मणवाद से खुद को जोड़ के उसके इतिहास को प्रमोट करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि जहां जहां तक सम्राट अशोक और उसको उसके पोते का राज्य था, साम्राज्य में कोई कमी नहीं हुई थी। और जब वास्तव में तो उसके बाद बौद्ध धर्म का सफाया हो गया। बौद्ध धर्म का सफाया हो गया पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद, शशांक के आने के बाद, शंकराचार्य के वैचारिक हमले के बाद तो बौद्ध धर्म का सफाया हो गया। तो फिर लोगों में, अगर अगर इनका तर्क है कि उसके कारण समाज कमजोर हुआ, तो दोष तो फिर ब्राह्मणवाद को देना चाहिए, जिसने देश को तथाकथित देश को कमजोर किया। मैं तो इस बात में नहीं मानता कि देश कमजोर हुआ या मजबूत हुआ। पर निश्चित रूप से अशोक के वंशजों के बाद जब पुष्यमित्र शुंग और दूसरे राजा आए, तो उसके बाद से साम्राज्य छोटे होने लगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उत्तर पश्चिम से ग्रीक, सेल्यूकस और दूसरे सेल्यूकस या जो भी हो, उन लोगों ने भी आक्रमण करना चालू हो गया। क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया थी, जहां हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और दूसरी जगह हमला करना चाहता था। तो ये वो समीकरण है। इसमें देश बुद्ध धर्म के कारण मजबूत हुआ या ब्राह्मण धर्म के कारण कमजोर हुआ, मैं वो भी नहीं कहूंगा। ये एक दूसरी प्रक्रिया है, उसका लॉजिक का धर्म के मानने से कोई संबंध नहीं है। जी, एक छोटा सा प्रश्न है, हालांकि ये कोई तर्क नहीं बनता है। अशोक बहुत कुरूप था, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। अब ये भी उसका अवगुण बताया जाता है। वो बहुत कामुक था, और वो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता था, उनकी हत्या कर देता था, जला दिया था उसने। इस तरह की जो किस्से कहानियां हैं, क्या ऐतिहासिक रूप से पुष्ट हैं? ये सब गढ़ंत हैं, मन गढ़ंत हैं। उसको बदनाम करने के लिए सारे चीजें जोड़ी जा रही हैं उनसे। देखिए, चेहरे पर चेचक का दाग होना और क्रूरता में कोई संबंध नहीं है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। पर जहां तक क्रूरता का सवाल है, वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी था। और जैसे आप राजाओं को देखिए, राजाओं की पत्नियों की तो कोई कमी होती नहीं है। गिनती तो उस समय राजाओं की पत्नियों की गिनती तो होती नहीं थी। तो अब उसमें उसकी पत्नियां थी, बाकी राजाओं की भी पत्नियां थी। हम जिनको महान राजा मानते हैं, उनकी भी ज्यादा पत्नियां थी। तो उसके कारण वो कामुक था, ये कहना, इसका कोई इतिहास में प्रमाण न मिल सकता है, न मिलेगा। ये लोगों की अपनी बनाई हुई कहानियां हैं। अपने राजनीतिक एजेंडा में क्या फिट होता है, उसके हिसाब से वो एक चित्र बना लेते हैं और उसके आधार पे उन्होंने वो चित्र बनाया। अब ये बात एक्चुअली अशोक की बात दूसरी देखिए। जब उसे लगा कि कलिंगा के युद्ध में इतनी बड़ी लोगों की हानि हुई है, तो उसने इसके बारे में खेद प्रकट किया। कोई भी राजा उस समय इस प्रकार का खेद प्रकट नहीं करता था कि मेरी विजय हो गई है पर हारने वाले इतने लोग मारे गए हैं। मैं तो उल्टा कहूंगा कि अशोक में एक गहरी मानवता उभरी, और उसी मानवता के आधार पे उसने बाद के करीब 20 साल तक राज्य किया।
जब लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई, ये उसके राज्य का एक मुख्य निर्णायक सिद्धांत उस समय रहा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास में जो कुछ सुनहरे क्षण हैं, उन पर भी कालिक पोतने की कोशिश की जा रही है। और एक जो दुश्मन ढूंढा गया था इस्लाम को, मुसलमान को, अब बौद्ध धर्म को भी ढूंढा जा रहा है, बौद्धों को भी दुश्मन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब इस्लाम नहीं आया था तो उसके पहले कौन दुश्मन हो सकते थे। जो एजेंडा है इन ताकतों का, उसमें बौद्ध धर्म आ गया, कल को जैन धर्म भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी अहिंसावादी धर्म था। अब ये देखिए, ये जो धर्म के नाम की राजनीति चलती है, एक तो वो अपना इतिहास गढ़ती है, और यहाँ जैसे एरिक हॉब्सबॉम ने कहा, हर एक प्रकार का राष्ट्रवाद अपने लिए इतिहास को बनाता है, और उसके लिए इतिहास को गढ़ना उतना जरूरी है जितना कि अफीमची के लिए अफीम। यानी अपने उस प्रकार के राष्ट्रवाद को गढ़े बगैर वो आगे चल नहीं सकते। तो ये अपना राष्ट्रवाद बना रहे हैं ब्राह्मणवाद के मूल्यों की तरफ, ब्राह्मणवादी झुकाव की तरफ, और उसके चलते जिसको भी इनको टारगेट करना हो, जैसे अभी तक इस्लाम है, अभी तक तो 1990 तक लगता था केवल मुसलमानों को टारगेट करेंगे। अब देखिए ईसाइयों का क्या हाल है, ईसाई भी उस दायरे में आ गए। अब सिख आ गए। बाद के सिख आ गए, और फिर बाद में अभी अगर जैन और बौद्ध भी अगर उनके निशाने पे आए तो ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मुख्य रूप से तो हमें वापस जरूरत है इस बात को सोचने की, क्या इस प्रकार की राजनीति हमारे समाज के लिए उचित है, क्या इस प्रकार की राजनीति हमारे संविधान के अनुरूप है। तो ये उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और उनका प्रभाव पिछले 7-8 साल में और भी बढ़ा है। तो मुख्य रूप से एक पूरे चित्र के रूप में इस राजनीति का मुकाबला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उस राजनीति के जो समर्थक इतिहासकार हैं, उस राजनीति से जो फायदा उठाना चाहते हैं एकेडमिक्स या हिस्टोरियंस, अब उनकी छाती थोड़ी फूलती जा रही है, और वो बिना डर के उस प्रकार के झूठ को फैलाने की हिम्मत कर रहे हैं एकेडमिक्स के आवरण में, कि जिससे उनकी राजनीति मजबूत हो, एक तरफ से राजनीति मजबूत हो, और दूसरी तरफ से वो लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं उनको भी उससे फायदा होता है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर पुनियानी, आपने सम्राट अशोक के बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी दी है, जो ऐतिहासिक रूप से पुष्ट जानकारी दी है, उससे हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। वो समझ पाएंगे कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अशोक की छवि को खराब करने का, बौद्ध धर्म को कलंकित करने का, उसके पीछे मानसिकता क्या है और उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।